हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर ढंग से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 7 तारीख की शिफ्ट नंबर 3 यानी इवनिंग शिफ्ट। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए है ये। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी एक सीरीज चल रही है, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए है ये। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम जानते हैं आप लोग, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इसको ऐसे अ, अवरोही क्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा पद होता है, तो कैबिनेट मंत्री यहाँ है, कैबिनेट मंत्री यहाँ है, तो ये दोनों तो नहीं है। ठीक, उसके बाद राज्य मंत्री होता है। ठीक है, तो इसमें उप मंत्री दिया हुआ, उप मंत्री सबसे छोटा होता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये जो भारतीय प्रथा है, यानी इसका मतलब है कि भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार सबसे वरिष्ठ मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट का सदस्य होते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय में होते हैं। बाकी उसके बाद होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, इनके ऊपर कोई नहीं होता। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार होता है इनका। और एक ये होता है कि भाई ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे गृह मंत्री हैं। ठीक है, उनके नीचे गृह राज्य मंत्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तात्कालिक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया? महामारियों का पुनरुत्थान? नहीं, ये नहीं। राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2024 में बांग्लादेश में राज्य आधारित मतलब वो हुआ संघर्ष। ठीक है, फिर 2025 में ही आपको नेपाल में देखने को मिला। ठीक है, ये क्या है? एक राज्य के अंदर ही सब हो रहा है। ठीक है, एक स्टेट के अंदर हो रहा है। यहाँ राज्य का मतलब ये है कि जो भी राज्य है, मतलब स्टेट है, उसके बारे में। ठीक है, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, बढ़ते साइबर हमले? नहीं। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता? ये भी नहीं। हालांकि ये चारों ही अगर आपको नहीं पता होगा तो चारों में से कोई भी आप लगा सकते हो, क्योंकि भाई गैस करना मुश्किल है। बट ये 2025 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष ये माना गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट दुनिया भर के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के द्वारा उनके सर्वेक्षण करवाने के बाद जारी की जाती है। ठीक है, भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है गोवा में। गोवा में भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस MEL, ठीक है, और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया था मई 2025 में। ठीक है, कब किया गया था? मई 2025 में। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2015 में मान्यता मिली? अगर आपको याद हो कि पिछले सेट में भी हमने एक क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के नृत्य से किया था, वो था जांगर। जांगर नृत्य कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश का। किन्नौरी, कियांग, खरैत और ये सब भी आपके हिमाचल प्रदेश के ही हैं। बट कुल्लू नाटी, मैंने वहाँ भी पढ़ा था कि कुल्लू नाटी एक फेमस नृत्य है। ये एक ऐसा नृत्य है जिसको हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, और इसको एकल स्थल यानी कि कोई एक मैदान है या एक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, 2015 में। ये नृत्य दशहरे के दौरान किया जाता है। ठीक, और कितने लोगों ने किया था? 13,500 लोगों ने। ठीक, अगर आपसे पूछे तो बता भी सकते हैं आप।
निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? तो नारायण गुरु जो थे, ये इनका एक मूवमेंट था SNDP। ठीक है, श्री नारायण गुरु का मूवमेंट है SNDP। ठीक है, इनका जो एक उसको क्या बोलते हैं, नारा था, हाँ इनका नारा क्या था? ओरू जाति ओरू मतम, ओरू जाति ओरू मतम, ओरू देवम। मतलब कि मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। अगर आपको वैसे भी समझ आ ही रहा होगा, जाति से जातु जाति, मतम से मत यानी धर्म, देवम से देवता यानी ईश्वर। ठीक है, और इन्होंने SNDP का मतलब फॉर्म मूवमेंट लीड किया था, जिसको कहते हैं श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। ठीक है, योगम, SNDP। और ये कहाँ से थे? ये केरल से थे। ठीक, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल से कौन थे? तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु। ठीक, जिनके उसमें इस्कॉन फॉर्म हुआ है, महाप्रभु। ठीक, मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ये एक ऐसा कानून था, ठीक है, जिसका भारत के संविधान के संस्थागत ढांचे पे बहुत प्रभाव था। ठीक है, बाकी सारे चारों भी इम्पॉर्टेंट हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इससे तो आज़ादी मिली आपको। ठीक है, तो ये नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये क्या है? इसको बोलते हैं माल्ले मिंटो सुधार। माल्ले मिंटो सुधार, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता ठीक है, सांप्रदायिक जो इसने वो स्टार्ट किया था, मतलब इसने मुस्लिम लीग को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, और उनको वो दिया था, क्या कहते हैं, एक तरह से पद देना या एक तरह से उनको मतलब रिकॉग्नाइज करना उन्होंने किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 क्या था कि बिना वकील बिना दलील ठीक 1919 भारत सरकार अधिनियम। अगर अच्छा, मैंने पिछली बार 1919 का वो पढ़ा था, ठीक, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। और उसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक ये है कि देखिए, इसमें 1919 आ रहा है, यानी 1919 दो बार आ रहा है, तो द्वैत शासन यहाँ से स्टार्ट होगा। और ख़त्म कब होगा? जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होगा, तब ये खत्म हो जाएगा, द्वैत शासन का अंत कर दिया जाएगा, डायरकी ठीक है रिमूव हो जाएगी। और कुछ नहीं, यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया था। ठीक है, ठीक, मतलब प्रेजेंटेशन मिली थी मुस्लिम लीग को। ओके, 2025 में असमर्थता समावेशन डिसेबिलिटी इंक्लूजन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CII पुरस्कार के लिए किस कंपनी को चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला? ठीक है, हिंदी में गलत है, ठीक है, टाइप करने में गलती हो गई होगी। चैंपियन कंपनी पुरस्कार मिला, तो क्या जोमेटो को मिला, या विप्रो लिमिटेड को मिला, या
मिंडा कॉरपोरेशन को मिला या अमेजन को मिला? तो ये मिला चैंपियन कंपनी को, मिंडा कॉरपोरेशन को, ठीक है। भाभर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित होता है? हिमालय के गिरिपाद के आसन्न में होता है ये, एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। जो हिमालय के गिरिपाद होते हैं, ठीक, वहाँ पे उसके क्षेत्र में भाभर आपको मिलता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के किनारे नहीं, सिंधु मैदान के पश्चिम में ये भी नहीं, और तराई के दक्षिण में ये भी नहीं, ठीक है। भाभर क्षेत्र क्या होता है? उत्तरी भाग होता है, जो विशाल मैदान है उसके उत्तरी भाग में स्थित है, और इसको हिमालय के गिरिपाद बोलते हैं। गिरिपाद क्या होता है? जैसे गिरी मतलब होता है पर्वत, ठीक, फुट हिल्स तो आप समझ ही गए होंगे। गिरी मतलब होता है पर्वत, और पाद मतलब होता है पैर, ठीक। पर्वत के पैर जो होते हैं इनको माना जाता है। यह है कितना? लगभग 8 से 16 किलोमीटर सकरी पट्टी है ये, ठीक है। और यहाँ कंकड़ और पत्थरों का जमाव है, ठीक है। कंकड़ और पत्थर का इसे जमाव हो गया है, और इनको नदियाँ ऊपर से लेके आती हैं, ठीक है। तो इससे भाभर क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट कर देगी? डिलीट को प्रेस करना, ऐसा होता है क्या? नहीं, फाइल को सिलेक्ट करना और शिफ्ट प्लस डिलीट करना, ठीक है। तो फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं जब हम, तो ये रिसाइकिल बिन को बाईपास करते हुए स्थायी रूप से डिलीट कर देती, परमानेंट डिलीट करती है, ठीक। ठीक। फाइल को रिसाइकिल बिन तक खींच कर लाना, खींच कर लाना, ठीक। फाइल को राइट क्लिक करना और डिलीट को सिलेक्ट करना, नहीं, सही है। पिछला क्वेश्चन, हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया था? देखो भाई, मुझे याद नहीं है कि कब मनाया गया था 13 और 14 मार्च को, तो मैं इसको ऑप्शन से ही करूँगा, ठीक है। क्या दिवाली मनाई जाती है? भाई दिवाली नहीं मनाई जाती। दिवाली तो आपको कार्तिक मास में मनाई जाती है, आपके अक्टूबर नवंबर में। रक्षाबंधन ये भी अगस्त के आसपास मनाया जाता है। तो आप दो क्वेश्चन रह गए, ईद उल फितर एंड होली। तो होली ही मनाई जाती है मार्च में, ठीक है। बाकी ईद उल फितर इस बार अप्रैल में पड़ा था, ठीक है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, तो मुझे याद है, ठीक है। उस दौरान मेरे कुछ मित्रों से मुझे पता है कि ईद उल फितर अप्रैल में था, ठीक है। अब मार्च में होली पड़ती है, तो होली, ठीक है। ग्यारहवीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? भक्ति कविता, नाट्य, ऐतिहासिक प्रदर्शन, विशेष वैज्ञानिक लेखन, विस्तृत दार्शनिक परिचर्चाएं। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा था, दार्शनिक परिचर्चाएं नहीं हो रही थी। वैज्ञानिक लेखन यूरोप में हो रहा था, इंडिया में तो नहीं हो रहा था उस समय, ठीक है। इससे पहले हो रहा था जब आर्यभट्ट का था, तो उसको हम मान सकते हैं, ठीक। जब गुप्ता डायनेस्टी थी। नाट्य ऐतिहासिक प्रदर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। नाट्य ऐतिहासिक प्रदर्शन तो कालिदास के समय हो रहा था, ठीक है। भक्ति कविताएं लिखी जा रही थी। अगर आपको याद हो, जब मैं म्यूजिक पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि 14वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं से 18वीं शताब्दी तक, हालांकि ये 11वीं से मानने, भारत में काव्य रचा गया और वो काफ़ी भक्ति सहित था। जैसे कि कबीर हुए, ठीक है, रैदास हुए, सूरदास, तुलसीदास। अब इनके सबके अपने अपने मार्ग थे और अपने अपने आराध्य देवता थे। जैसे तुलसीदास के राम थे, सूरदास के कृष्ण थे, कबीर निर्गुण थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, अभी मैं पढ़ा के ही आया हूँ कि वो, ठीक, चैतन्य महाप्रभु। हरिदास मूवमेंट लीड किया था पुरंदर दास ने, ठीक है। तो इन सब ने
क्या किया था? भक्ति कविताएं लिखी थी, तो भक्ति कविता, ठीक है। इसके बाद टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज ओएस में सामान्यतः किस कुंजी की का संयोजन उपयोग किया जाता है? Alt प्लस F4, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, कंट्रोल प्लस टैब, Alt प्लस टैब। तो किस शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए सबसे सामान्य और सबसे जो फास्ट की है यही है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये फास्ट की है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। Alt प्लस F4 क्या करता है? विंडोज को बंद करता है, ठीक। मई 2025 नहीं, क्वेश्चन है 13 मई 2025 में वायुजनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वसनीय डिवाइस का नाम क्या है? तो इसका नाम है HOAC कॉम्बो, ठीक है। इसका नाम है कि रेस्पिरोसिफ सेफ, ये क्या है? रेस्पिरा सेफ है ये, ठीक है। एयर गार्ड एंड ऑक्सीसील्ड। तो हम जानते हैं कि जो HOAC कॉम्बो है, जिसको कहते हैं ह्यूमन ऑक्सीजनेटेड एयर सर्कुलेशन, ये विशेष रूप से चिकित्सालयों में जहाँ भीड़ भाड़ होती है उसमें संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो रायपुर द्वारा इसको पेटेंट है, ठीक, ये भी याद रखिएगा आप। 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश का शब्द का क्या अर्थ होता है? 1991 में क्या हुआ था? जैसा कि जानते हैं कि हमारा 1991 के बाद LPG रिफॉर्म हुआ था। LPG क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक। ये परफॉर्म किया गया था, और ये IMF के निर्देश पे हुआ था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं बचे थे इंडिया के पास। और उस समय सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव की, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी इससे क्वेश्चन क्या था? 1991 के बाद के सुधारों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है? विनिवेश का मतलब समझते हैं? निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? डिसइन्वेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ को आपने उससे वापस खींच लिया, ठीक है। पैसा लगा तो पैसा वापस खींच लिया, ठीक है। अगर कुछ और आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपने वापस खींच लिया। विदेशी व्यापार को कम करना, नहीं, ये मतलब नहीं है। करों में वृद्धि करना, ये भी नहीं है, टैक्सेशन का पार्ट है। किसी सब्सिडी को कम करना, ये भी कोई मतलब नहीं रखता इस बात से। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार के शेयर की बिक्री, ठीक है। जैसे सरकार का शेयर 50% से ऊपर है तो अब हम इसको बेच देंगे, ठीक है। तो अब सरकार का जो इस पर प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा, और वो निजीकरण, कंपनी निजी हो जाएगी, जिससे 50 से ऊपर हो जाएगा वो उसकी मालिकाना हक हो जाएगा। तो ये है इसका अर्थ, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? भारत कितने में? 6 में, ठीक है। दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी एंड पश्चिमी। तो उत्तरी नहीं है, ठीक है, उत्तरी नहीं। भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें उत्तरी नहीं है। दक्षिणी भूटान है, पूर्वी भूटान है, पश्चिमी भूटान है और मध्य भूटान है, ठीक है। यह विभाजन क्यों किया गया है? कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से परफॉर्म किया जाए, ठीक है। कल्चर उनका अलग अलग होता है, तो इसलिए। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? इको साउंडर, लिडार, सार, सोनार। तो ये सोनार है। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन, ठीक है, एंड रैगिंग, ठीक। इसका फुल फॉर्म है
ये करता क्या है, ये समुद्र में वस्तुओं का पता लगाता है। और कैसे लगाता है, जो कि आपकी साउंड वेव होती हैं, अकॉस्टिक वेव्स, उनका यूज करके, ठीक है, उनका उपयोग करके ये वस्तुओं का पता लगाता है। जैसे मान लो पनडुब्बी है या कोई चीज़ टकरा जाए उससे, तो वो पता लगाएगा, ये भेज के साउंड वेव भेज के, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग सिस्टम को उपयोग करके हम पता लगाएंगे कि भाई कौन सी वस्तु है, ठीक है। और इको साउंडर क्या है, ये भी, इको साउंडर भी साउंड वेव्स का उपयोग करके है, करते हैं। इसमें समुद्र तल की गहराई मापते हैं। एक मिनट, गहराई मापते हैं, ठीक है। लिडार लेजर सिस्टम से है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और सार क्या है, वो रेडियो तरंगों से है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं इससे। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? आपको पता ही होगा कि भारत पे शाक आए, कुषाण आए, ठीक है, पार्थियन आए। तो जो पार्थियन थे वो किस देश से थे? क्या तुर्की से थे? नहीं, तुर्की से तो आपके वो आए थे, क्या कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान से आए थे, जो तुर्की से नहीं, मुग़ल, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आए थे। सऊदी अरब नहीं, अरब से तो वो आया था तुम्हारा कासिम, तो ये भी नहीं। ईरान, ईरान में पार्थियन यहाँ से आए थे। यहाँ पे क्या था, पार्थियन साम्राज्य था, ठीक है। कब था? 247 ईसा पूर्व से, ठीक है, 224 ईसा पूर्व तक पार्थियन साम्राज्य था। इनकी उत्पत्ति फारस में हुई थी, ठीक है, या जिसको पार्थिया बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने 5 शताब्दी तक मेसोपोटामिया से लेकर भारत के एक बड़े क्षेत्र तक शासन किया था। और ये रोमन एम्पायर के, मतलब जो राइवल होते हैं ना, वो थे ये, ठीक है, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के समकालीन मान सकते हो आप, ठीक है, एम्पायर के कॉन्टेम्परेरी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उसके निपटान पर बेसल कन्वेंशन का कब बनाया गया था? बेसल कन्वेंशन जानते हैं? बेसल कन्वेंशन क्या होता है? बेसल कन्वेंशन होता है, इसको स्विट्जरलैंड के, ठीक, बेसल शहर में ये कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इसको क्या मतलब था इसका, जो भी खतरनाक अपशिष्ट होगा, जैसे कि विकासशील देश में, इन पे रोक लगाई जाएगी। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो 1992 में लागू की गई थी, 1992 में, ठीक है। लेकिन इसको अपनाया कब गया था? 22 मार्च 1989 को लागू हुई थी, 1992 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती रहती हैं? मतलब इसका क्या मतलब है, सूर्य की जो किरणें हैं उसमें कौन सा ऐसा कटिबंध है जिसको लगातार प्राप्त होती हैं, चाहे जैसा भी मौसम रहे? शीतोष्ण कटिबंध नहीं। ध्रुवीय कटिबंध में यहाँ तो 6 महीने रात 6 महीने दिन होता है, तो यहाँ कैसे होगा? उष्ण कटिबंध, हाँ, उष्ण कटिबंध आप जानते ही हैं कि ये टॉरिड जोन होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं इसको, ठीक, ट्रॉपिकल जोन। और ये कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित होता है, जो आपने देखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, मकर रेखा के बीच में, इसीलिए इसको तो उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ष भर गर्मी रहती है इसमें, ठीक है। सूर्य की किरणें, जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं, वो लगातार प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये ध्रुवी वाला नहीं, ये जो बीच वाला पड़ता है, 23 साढ़े 23 डिग्री, साढ़े नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच, ठीक है। 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा
पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट और स्वच्छ भारत अभियान। फिट इंडिया मूवमेंट ने एक वो लॉन्च की थी, 1 घंटा मैदान में, थीम थी इसकी। ठीक है, तो पीएम जय और राष्ट्रीय व डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना, नहीं ये नहीं थी। नेशनल हेल्थ स्टेक और ई संजीवनी, ये भी नहीं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये 2 ऐसी योजनाएं थीं जिनको जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं उनको दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की? आप लोगों को हच फ़ोन याद है? मेरे बचपन का मतलब पहला फ़ोन था वो, मतलब जो मैंने देखा था कि फ़ोन ऐसा होता है, तो वो हच फ़ोन ही था। तो इसको क्या हुआ था, इसकी हिस्सेदारी 67% वोडाफोन ने ख़रीद ली थी। ठीक है, तो ये मेरे बचपन का पहला फ़ोन है। हच फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन होता था, मतलब नोकिया फ़ोन, लोग बोलते हैं कि नोकिया फ़ोन बहुत अच्छा होता है, लेकिन हच फ़ोन उससे भी अच्छा होता था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 2007 में हुआ था। फिर जब हम बड़े हो रहे थे तब तो ख़त्म ही हो गया सब। ठीक है, तो जिसको वोडाफोन एसआर के नाम से देने लगे, पहले वो हचिसन एसआर था जिसको हच नाम से जानते थे। ठीक है, कुछ नॉस्टैल्जिया ऐसा फील होता है ना। कुंडारा उद्घोषणा, जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये वेलू थम्पी थे। वेलू थम्पी त्रावणकोर के एक दीवान थे। ठीक है, दीवान समझते हो आप लोग? ठीक, त्रावणकोर के दीवान थे। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बिगुल बजाया था। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अब हमको हथियार उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, और हम दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1809 में त्रावणकोर के दीवान जो वेलुथम्पी थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उद्घोषणा की कि अब भैया अंग्रेज़ों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुट्टा बोमन नायक कौन थे? कुट्टा बोमन नायक थे जो वो तमिलनाडु में थे। इनको 1799 में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, विद्रोही आंदोलन था, पंचालम कुरिची। ठीक है, तो ये नहीं है। गजपति राजू को आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी उसमें गजपति राजू थे। ठीक है, वजीर अली खान को आप जानते हो, उनका अवध के थे ये। ठीक है, अवध के नवाब वजीर अली खान, तो ये भी नहीं है। वेलुथम्पी थे। कुंडारा उद्घोषणा। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, उच्च न्यायालय होता है ना राज्य का, उसके पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार उच्च न्यायालय के पास ये पावर होती है कि जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका उसके अंडर में रहेंगी। ठीक है, उसके नियंत्रण को मानेंगी। ठीक है, और भारत का राष्ट्रपति क्या था? 52 से लेके 61 तक। इसकी क्या ट्रिक होती है? पकानी, कोका, दुयो, दसम। ठीक, ये पद होता है। ठीक है, कार्यपालिका का हेड होगा। ये निर्वाचन होगा, निर्वाचन का प्रकार। ठीक, कैसा प्रकार होता है? कोटा जिसको बोलते हैं। फिर कार्यकाल होगा। ठीक, फिर दोबारा चुना जा सकता है। योग्यताएं। ठीक, दशाएं, किन किन दशाओं में रह सकता है वो। शपथ और महाभियोग। राष्ट्रपति से इतनी चीज़ें पूछता है वो।
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और एक 72 भी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कि राज्य क्षमा पॉर्डन करने की जो उसकी उसका अधिकार है कि किसी को भी वो माफ़ कर सकता है, ठीक है, उसके लिए। कौन सा शहर अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है? तो ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली अपनी स्थापत्य पहचान को बढ़ाने के लिए ताल कटोरा गोल चक्कर में 27 मीटर ऊंचा घंटाघर का निर्माण कर रहा है, ठीक है। जयपुर, चलो बाद में बताऊंगा किसी और टर्न पे। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मोड हम के अंतर्गत NH06 पर किन दो राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है? तो इस विकास को मंजूरी दी है असम और मेघालय। कहाँ है? नहीं, असम और मेघालय ने दी है शायद। त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, असम और नागालैंड, मेघालय, हाँ ये है तो मेघालय असम, ठीक है, मेघालय और असम, ठीक है। बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी को ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 में को हुआ वो निर्धारित है? अब तो हो चुकी इनकी सेवानिवृत्ति और इस विवादित रही थी, मतलब विवादित क्यों रही थी इनकी वो, क्योंकि इनको फेयरवेल नहीं दिया गया, ठीक है। हर किसी जज को दिया जाता है बट इनको नहीं दिया गया। क्या रीजन थे मैं नहीं जानता बट ठीक है। इच्छा मृत्यु को सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार नहीं, ये नहीं था। पॉक्सो का एक्ट पर फैसला था। पॉक्सो एक्ट बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं, ठीक है, तो उन पे ये एक तरह से बेला त्रिवेदी ने एक निर्णय लिया था कि लैंगिक अपराधों में बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम है पॉक्सो एक्ट, उसमें अगर बच्चों पे साबित हो जाता है तो उसके लिए सीधे संपर्क की आवश्यकता नहीं है कि भाई त्वचा से त्वचा मिलेगी तभी संपर्क माना जाएगा, ठीक है। 370 का निराकरण की चुनौती नहीं है, भी नहीं थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? तो जसप्रीत बुमराह है। ये जसप्रीत बुमराह को गैरी सोबर्स भी मिला था, ठीक है, गैरी सोबर्स ट्रॉफी भी मिली थी, ठीक है। इसके अलावा ये इंडियन क्रिकेटर थे जिनको ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था। विमेन क्रिकेट में केयर को मिला था, ठीक है, मेली केयर को मिला था। और ODI में स्मृति मंधाना को, ठीक। और मेंस क्रिकेट में T20 में इसको मिला था अर्शदीप सिंह को। आपको याद हो अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने, ठीक। तो विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं। रोहित शर्मा वर्तमान में सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जो ODI में नंबर 1 है वर्तमान में। जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ तब बता रहा हूँ, ODI नंबर 1 बैटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? आप सभी जानते हैं सूचना का अधिकार, ठीक है। अब आप वो करा सकते हो, उसमें क्या कहते हैं,
आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म। तो ये लागू किया गया था 2005 में। 2005 में पारित किया गया था कि भाई एक तरह से जवाबदेही बनेगी सरकार की कि हम क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसके चक्कर में। ठीक है। 29 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा संस्थापन के साथ कौन सा राज्य अग्रणी रहा? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है गुजरात। मोदी जी का गुजरात, गरवी गुजरात। इसने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक तौर पे सौर ऊर्जा संस्थापन का काम किया है। ठीक है, गुजरात। इसमें गुजरात सरकार की एक योजना थी, गुजरात सोलर रूफ टॉप जो योजना थी, उसके माध्यम से इस योजना को मतलब मर्ज करके इन्होंने टॉप किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर आंदोलन एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना? तो ये पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। नहीं, तेलंगाना तो अभी बना 2014 में। ठीक है, ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 की। ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, मद्रास का हिस्सा था मतलब। ठीक है, उससे अलग होके एक तेलुगु भाषी राज्य बना था। और इसके लिए जो ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन था कि प्रदर्शनकारी की मृत्यु, तो प्रदर्शनकारी कौन था? पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु। आई थिंक सही नाम लिखा मैंने, पोट्टी श्रीरामुलु। ये प्रदर्शनकारी थे जिनकी मृत्यु के बाद भाषाई आधार पे ये राज्य बना था, पहला राज्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय सेठ? नहीं। स्मारक स्वैन? नहीं। अरविंद श्रीवास्तव? ठीक है, शंकर लाल कुमावत? नहीं। तो अरविंद श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है मई 2025 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में। ठीक है। पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है? वैसे देखो, साक्षरता के तौर पे सबसे ज़्यादा माना जाता है केरल, लेकिन इस बार केरल को पीछे छोड़ते हुए मिजोरम ने पूर्ण साक्षरता, ठीक है, हासिल कर ली है, 100% साक्षरता। इसके उसमें केरल की साक्षरता दर भी लगभग 100% के करीब होने वाली है, लेकिन पहला राज्य जो बना है फर्स्ट, ठीक है, वो मिजोरम है। ठीक है। सकल नामांकन अनुपात GER कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के विलय के कारण? नहीं, ये कोई रीजन नहीं बनता। स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को शामिल करने के कारण? ये भी कोई रीजन नहीं है। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों को नामांकन के कारण? जैसे ऑफिशियल डेटा है उसमें आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थी अगर शामिल हो जाएंगे तो 100% से अधिक नामांकन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? कोट्टम, उर, नाडु, मंडला। देखिए तमिलनाडु बना आपका, ये गांव से रिलेटेड है। ठीक है, पल्लव प्रशासन में उर सबसे लघु वो थी। ठीक है, मुझे लग रहा है बैटरी ख़त्म हो रही है, मुझे जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोट्टम क्या था? ये जिले लेवल का था। ठीक है, एक जिले लेवल का एक मतलब जिस तरह आज जिला है वैसे उसे कोट्टम बोलते थे।
नाडु क्या होता था, कई गांवों का जो वो होता था, एक समूह बोल सकते हैं, ठीक है, गांवों से मिलके बना हुआ। और मंडला क्या होता है, मंडला होता है जो सबसे बड़ा भाग था। ठीक है, सबसे छोटा क्या था, उर। प्रधानमंत्री सड़क योजना पीएमजीएसवाई की शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों अनकनेक्टेड नो हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी प्रदान करने के हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम, तो ये स्टार्ट हो गई 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, अटल जी की सरकार में। आज सुबह से लाइट नहीं आई हुई है, इसलिए लैपटॉप चार्ज नहीं है भाई। ठीक है, कोपली जल विद्युत परियोजना, कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कोपली जल विद्युत परियोजना है क्या वैसे। देखो परियोजनाएं होती क्या है, ये कई, जैसे मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा वैसे, कि परियोजना का काम होता है, इसको नेहरू जी ने बोला था कि ये भारत का मंदिर है, वर्तमान भारत का मंदिर है। ठीक है, इनका काम बहुत सारा होता है, जल को रोकना, पानी का बिजली का उत्पादन करना, ठीक है, और उसको नहरों का निर्माण करना, ये बहुत तरीके से इनका काम होता है। ठीक है, तो कुपली जल विद्युत परियोजना असम के दीमा हसाओ जिले में है। दीमा हसाओ, हसाओ ही है आई थिंक, है। ठीक है, दीमा हसाओ जिले में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, कोपली, तो ये कहाँ होगा, असम में होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? तो अम्ल की कौन कौन सी विशेषता है? वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, तो ये तो सही है। इनका स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा होता है, तो आपके पेट में भी जब अम्ल बनता है तो बोलते हैं कि खट्टापन मत अवॉइड कीजिए आप। वे जल में OH आयन उत्सर्जित करते हैं, ये गलत है, इसलिए ये सही है। ठीक है, क्योंकि जल में OH आयन कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है, क्षार करता है। ठीक है, और ये किसके हिसाब से, आर्हीनियस के हिसाब से। अभी मैं किसी दिन केमिस्ट्री का 1 शॉट लेने की सोच रहा हूँ, तो उसमें मैं बताऊँगा आर्हीनियस, ब्रॉस्टन एंड लॉरी, एंड दूसरा लुइस। लुइस का क्या था? लुइस का था कि लोन पेयर से, लोन पेयर डोनर जो होता था उसको बेस बोलते थे, एक्सेप्टर को अम्ल बोलते थे। ठीक है, ये लुइस का है। ठीक, इसी प्रकार ब्रॉन्स्टेड लॉरी का था, उसका प्रोटॉन के हिसाब से था। वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हाँ, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, कहीं पूछी जा सकती है आपसे। चाहे क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, चाहे अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए समूहों में हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? हेलिना की रब से फरियाद, तो ये समूह 1 से है। ठीक है, बाकी मैं किसी दिन टेबल पढ़ाऊँगा, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो अभी क्योंकि बैटरी नहीं है तो इतना कराना पॉसिबल नहीं है मेरे पास। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, या लोकसभा सदस्यों का बहुमत तथा 2/3 राज्यसभा सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, सभी संसद सदस्यों की सर्वसम्मति से मत, कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का और मतदान। तो संविधान संशोधन के लिए यही डी, ऑप्शन डी है, कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, ये है। इसको बोलते क्या हैं? ये भाग 20 में आता है। ठीक है, भाग 20 में, जो हमने किससे लिया था? हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। ठीक, और अनुच्छेद क्या था? आर्टिकल 368। अभी इतनी जानकारी आप लीजिए, आगे अगले लेक्चर में जानकारी दूंगा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली। उत्तर पश्चिम के क्या मतलब समझते हैं? उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो यहाँ कहीं। ठीक है, अब भारत को आप मैप में डिवाइड कीजिए। ठीक है, हुबली तो इधर पड़ता है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, जयपुर, हाँ जयपुर इधर पड़ता है, देखते हैं भाई। ठीक है, हाजीपुर, हाजीपुर नहीं। दिल्ली तो मध्य में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी नहीं, जयपुर। ठीक है,
राइट आंसर बी जयपुर। ठीक है, तो भैया आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक है, बाकी मुझे जल्दी सेव करना रहेगा इसको। और आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसकी पीपीटी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आपको अपडेट कोई पानी हो और क्वेरी हो कोई तो मैसेज कर दीजिएगा, जिसके लिए आपको इंस्टा, ट्विटर यानी एक्स, ठीक है, और बाकी जो भी हैंडल्स होंगे उनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई दोस्त यार मित्र जो भी हों जो तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो, कृपया उनको हमसे जोड़ें, हमसे संपर्क करवाएं। बाकी आप मज़े करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड मज़ा करिए आप लोग।